हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टूडियस। और आज हम लोग मिलके पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो ये थर्ड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स हैं। इससे पहले फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एंड सेकंड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पे हैं। यू कैन गो एंड वॉच इट। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक है, वो है इंस्टाग्राम का। उसको जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं डेली करंट अफेयर कार्ड्स, यानी कि डेली की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कार्ड के फॉर्मेट में डेली शेयर करती हूँ। आप वहाँ से जाके डेली अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डेज एंड थीम से। डेज एंड थीम्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे। ये इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 18 सितंबर 2009 में एक इवेंट हो रहा था, वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस, जो कि हो रही थी हमारे बैंकॉक में। उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि भाई हमें कंजर्व करने की कोशिश करनी है बैम्बूज को, क्योंकि ये जैसे नेचुरल बाइंडर्स होते हैं हमारे सॉइल के, तो इसीलिए ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बैम्बू डे की शुरुआत हुई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, 17 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी कि इसकी डेट फिक्स नहीं है। इस बार ये 17 सितंबर को पड़ा था, ठीक है। और ये जो रेड पांडा है ये हमारे कहाँ पे रहते हैं, तो ये इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स जो हैं वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, उस तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडिया में कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार और सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं। और ये जो रेड पांडा होते हैं ना, ये IUCN की रेड लिस्ट जो है, जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बताती है, उसमें भी ये लोग एडेड है। और रेड पांडा जो है ये किसी स्टेट का स्टेट एनिमल है। बताइए कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इसको UN जनरल असेंबली ने इसलिए अडॉप्ट किया था जिससे ये आइडिया ऑफ पीस को प्रमोट कर सके। क्या थी, तो इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ट पीस। तो इसकी थीम को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। इसकी थीम क्या थी, 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस की थीम थी साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, ठीक है। साइन लैंग्वेजेस क्या होती है, वो लैंग्वेजेस होती हैं जो डेफ पीपल आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डेफ पीपल कौन होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे 70 मिलियन लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो कि 80% से ज़्यादा जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही रहते हैं, ठीक है। और ये करीब करीब 300 डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारी जो फुल फ्लेजेड न्यूज़ है, यानी कि जिनको हमको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि स्टैटिक पार्ट भी बनाएंगे हमारे एग्जाम में, उससे पहले हम लोग कुछ वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं। जो कि क्या है कि अंगोला के प्रेसिडेंट को रीअपॉइंट कर दिया गया है, जिनका नाम है जोआओ लोरेंसो। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। उसके बाद इंडिया के 76 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, प्रणव आनंद। तो ग्रैंड मास्टर भी हमेशा पूछा ही जाता है ज़्यादातर वनडे एग्जाम्स में, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा क्या है कि सेफ्रॉन जो है, जिसको GI टैग मिला है बोथ डोमेस्टिकली और अब्रॉड में भी। तो ये GI टैग किसको मिला है, तो ये है कश्मीर का सेफ्रॉन, यानी कि कश्मीर का केसर। अब ये GI टैग्स क्यों मिलते हैं, GI टैग्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि इस जगह का ये चीज़ जो है फेमस है। जैसे कि सबसे पहले GI टैग किसको मिला, दार्जिलिंग टी, यानी कि अब मैं दार्जिलिंग टी बैठ के यूपी में नहीं बना सकती हूँ, ये सिर्फ दार्जिलिंग में ही बन सकती है, दार्जिलिंग टी नाम की टी। इसका मतलब यानी कि टी को खरीद लिया, बस दार्जिलिंग टी जो है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता नाम। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि आर्मी के चीफ यानी कि मनोज पांडे जी ने इनॉग्रेट किया है क्या, कारगिल इंटरनेशनल मैराथन को इन्होंने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एक मेंबर को अपॉइंट करा गया IRDAI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें एक मेंबर को मतलब अपॉइंट करा गया है, उनका नाम क्या है, थॉमस, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पाया जाता है IRDAI का, तो ये पाया जाता है हैदराबाद में। 1999 में ये बना था और इसके जो देबाशीष पांडे हैं ये इसके हेड है। और ये IRDAI करता क्या है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारे इंडिया का है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये रेगुलेटरी बॉडी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। अब नेक्स्ट क्या है कि कौन सी ऐसी पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने फास्टेस्ट स्कोर बनाए 3000 रन्स ODIs में, तो ये बनाए स्मृति मंदाना जी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका नाम क्या है, तो वो है हमारे रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सचदेव। उन दोनों को मिलके बनाया गया है मैक्स इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करा है फॉर्मर जज को, जो कि बनाएंगे नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ऐसे फॉर्मर जज हैं जिनको बनाया गया इसका हेड, तो वो बनाया गया L नागेश्वर राव जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुली फुल आर्म ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन। तो पूरे आर्म का जो ट्रांसप्लांट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली कहाँ पे हुआ है, तो ये इंडिया में केरला में हुआ है। ये हमारे पूरे वर्ल्ड की जो है वो तीसरी कंट्री हमारे इंडिया बन जाता है जहाँ पे इस तरीके की कोई भी सर्जरी हुई है। इससे पहले सिर्फ 2 ही और कंट्रीज़ में इस तरीके की सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हुई है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी कि कौन सी ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसने एक दिन रिजर्व कर दिया है वुमेन लेजिस्लेचर्स के लिए, यानी कि वुमेन जो लीडर्स हैं हमारे सिर्फ वही बोलेंगे और वो सिर्फ रेस करेंगे वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ के बारे में। तो ऐसी कौन सी स्टेट बन गई है, तो ये बन रही है उत्तर प्रदेश। ये अभी बनी नहीं है, बन रही है, अभी ये लॉ पास नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये फ्यूचर में जाके हो। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक एक करके न्यूज़ पढ़नी है, फुल फ्लेजेड डिटेल में इसके स्टैटिक पोर्शन भी आ सकता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, एट विच नेशनल पार्क चीताज आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 70 ईयर्स इन इंडिया। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे चीताज को दोबारा से लाया जा रहा है 70 साल बाद इंडिया में, तो ये है कूनू नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। अब चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो 8 अफ्रीकन चीताज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बातें हैं, एक तो 8 है, ऊपर से अफ्रीकन है। जो हमारे यहाँ खत्म हुए वो कौन से होंगे, एशियाटिक। तो ये अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं, ये लेके आए जा रहे हैं नीबिया से। और 8 में कौन कौन है, 8 के अंदर हमारी 5 फीमेल हैं और 3 मेल्स हैं। अब ये सारी डिटेल्स पूछी जा सकती है। हमारा जो लास्ट चीता था ना वो कब खत्म हो गया था, तो 1947 में छत्तीसगढ़ में लास्ट चीता को देखा गया था। उसके बाद में, उसकी डेथ के बाद में कोई भी चीता नहीं बचे हमारे इंडिया में, और इसको एक्सटेंड घोषित कर दिया गया था 1952 में। अब उसके बाद अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है ये कब से चल रहा है, ये 2009 से चल रहा है। इसकी प्लानिंग 2009 से चल रही है। इसको री इंट्रोड्यूस जो है वो अभी अभी करा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के ओकेजन पे। ठीक है, तो यही सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने एक कैंपेन का लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रक्तदान अमृत महोत्सव। तो ये भी 17 सितंबर को, जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है, उन्हीं की ओकेजन पे ये ब्लड डोनेट करने का कैंपेन भी स्टार्ट करा गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जिसका नाम है रक्तदान अमृत महोत्सव। तो इसको 15 दिन का ब्लड डोनेशन ड्राइव के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करा गया है, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो है नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे होता है। उस दिन ये लास्ट दिन होगा, उस दिन तक ये चलेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यही सब कुछ लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। गुडविल एम्बेसडर के तौर पे यूनिसेफ की कौन अपॉइंट हुई हैं, तो ये हैं वनीसा नकाते, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, कहाँ की, युगांडा की। और यूनिसेफ जो है, इससे पहले इंडिया से भी कोई गुडविल एम्बेसडर रहे हैं, तो ये रहे हैं अमिताभ बच्चन 2005 में, और 2016 में प्रियंका चोपड़ा भी इसके गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। यूनिसेफ जो है 1946 में फाउंड हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। कैथरीन एम रसल इसकी हेड है और उसके मेंबर हैं 192। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ लॉन्च स्वच्छता पोर्टल फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0। किन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता पोर्टल स्पेशल कैंपेन 2.0, तो ये हैं जितेंद्र सिंह जी। और ये कैंपेन जो है ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती से, जो कि स्वच्छता को बढ़ावा देगा और इसके अलावा रिड्यूस करेगा पेंडेंसी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कहना है कि इस पोर्टल के अंदर हम लोग 67,000 साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका क्लीननेस कैंपेन चलाएंगे। इसके अलावा 30 सितंबर तक अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग लगभग 1 लाख साइट्स को कवर कर लेंगे। इससे पहले जब ये पिछले साल, ये तो 2.0 है, जब पहली बार ये स्वच्छता पोर्टल को स्टार्ट करा गया था तब इसके अंदर 6,000 साइट्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्लीन करने का काम किया गया था पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरलाइन कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट विल रीब्रांड एज विहान एआई। तो कौन सी कंपनी है जो अपना नाम या फिर रीब्रांड हो जाएगी विहान एआई नाम से, तो ये है एयर इंडिया विहान एआई। तो ये टाटा ने जो अभी अभी खरीदी है एयर इंडिया, जैसा कि आप सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, इसके बाद इसको टाटा ने खरीद लिया था। तो अब इसको ये रीब्रांड कर रहे हैं, इसका नाम क्या कर रहे हैं, विहान एआई। और इसके अलावा इन्होंने 5 साल का अपना रोड मैप प्लान भी बताया है कि किस तरीके से इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये एयरलाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है इस टाइम, जैसा कि ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में रीब्रांड हुआ है, इससे पहले इसको टाटा ने खरीदा। तो इसके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये है कैंपबेल विल्सन। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज लिफ्ट इट्स मेडन डूरेंट कप। किन्होंने अपना मेडन यानी कि पहला डूरेंट कप किस में खेला जाता है, फुटबॉल में, जीता है। तो ये कौन है, ये है बेंगलोर एफसी। ठीक है, तो बेंगलोर एफसी ने पहली बार अपना ये इंडियन सुपर लीग में जीता है डूरेंट कप, जो कि उन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया था मुंबई सिटी को। तो सबसे ज़्यादा डूरेंट कप है किसके पास, वो भी मुंबई सिटी के पास है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कहलाती है। इस बार डूरेंट कप के अंदर जो बेंगलुरु एफसी थी, इनकी कैप्टन कौन थे, तो ये थे सुनील छेत्री जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कहाँ पे हो रहा था, तो ये हो रहा था कोलकाता में। ठीक है,
और डूरंट कप जो है वो 1888 में ब्रिटिश के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सूजल प्रदेश? कौन सा स्टेट या टेरिटरी बनी है पहली स्वच्छ सूजल प्रदेश? तो ये बनी है अंडमान एंड निकोबार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंडमान निकोबार जो है ना वो हर घर जल पहुंचा चुका है, मतलब उसके अंदर क्लीन वाटर सर्टिफिकेशन उसको मिल चुका है हर घर तक। इसके अलावा वो वेरीफाइड है एस ODF प्लस, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। उसके अलावा ये सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सप्लाई कर चुका है, इसीलिए इसको स्वच्छ सूजल प्रदेश का खिताब मिल गया है। ये देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें फर्स्ट लग गया है और प्लस फर्स्ट फीमेल है ना, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि BSF की फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड बनाई गई है, जिसको कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है? तो ये पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है ना वहाँ पे रहेंगे। तो कहाँ पे ये कैमल चलते हैं? डेजर्ट में। डेजर्ट वाला हमारा पाकिस्तान के साथ ही लगता है बॉर्डर, जो कि कौन सा है? जो कि लगता है गुजरात और राजस्थान में। तो वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है ये स्क्वाड टीम। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है कि BSF की फर्स्ट की फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो है उसको डिप्लॉय कर दिया गया अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, और ये स्क्वाड जो है ये पहली बार BSF का जो राइजिंग डे होने वाला है 1 दिसंबर को, उस दिन भी ये लोग परेड में पार्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस स्क्वाड विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा कोई स्क्वाड बना है जो कि कैमल राइडिंग का फीमेल का स्क्वाड है। और BSF एक लौता ऐसा कंटिजेंट है जो कि कैमल्स का यूज करता है आज भी। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट मल्टीप्लेक्स आफ्टर 3 डेकेड्स, यानी कि 30 ईयर्स बाद मल्टीप्लेक्स ओपन होने जा रहा है। कहाँ पे होने जा रहा है? तो ये है श्रीनगर। तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्स जो है वो कश्मीर में री ओपन होने जा रहा है श्रीनगर में। इसके बारे में बताया हमें किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, कि ये 3 डेकेड बाद किसी भी तरीके का मूवी थिएटर है कश्मीर वैली में। और इसको इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि 31 सितंबर 1990 में आखिरी जो मूवी थिएटर था उसको क्लोज कर दिया गया था टेररिज्म के बढ़ते। ठीक है, तो अब ये 30 साल बाद दोबारा से मल्टीप्लेक्स चालू होने जा रहा है। कितनी अजीब सी न्यूज़ है ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा भी जगह हो सकती है इंडिया में जहाँ पे मल्टीप्लेक्स ही नहीं है, कोई मतलब मूवी थिएटर ही नहीं है पूरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। तो ये दोबारा से खुलने जा रहा है। तो नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड करा है कि वो रीनेम करेंगे दौलताबाद फोर्ट को। तो उसका नाम चेंज करके क्या करेंगे? देवगिरी फोर्ट। अब इसका नाम देवगिरी फोर्ट क्यों करा जा रहा है? क्योंकि ये जो है ये देवगिरी विलेज के पास औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसलिए इसका नाम देवगिरी फोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। अब ये जो है ना ये नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है ये मॉन्यूमेंट, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके अलावा 14th सेंचुरी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद फोर्ट कर दिया था, क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस जान गया था कि साउथ में भी अगर हमें रूल करना है और नॉर्थ में भी रूल करना है तो बीच में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड रख पाएँ। तो इसलिए इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ना, उसको समझने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कैपिटल के तौर पर घोषित कर दिया गया था, दौलताबाद इसका नाम रख दिया था। तो वहाँ से आया ये दौलताबाद फोर्ट। इसका नाम दोबारा अब चेंज करके क्या करा जा रहा है? देवगिरी। यादवा डायनेस्टी जो थी ना वो उनके अंडर उन्होंने मतलब ये बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। तो इसका नाम इसीलिए देवगिरी फोर्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इसको भी PM नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे 17 सितंबर वाले दिन ही लॉन्च करा गया था। इससे पहले मैंने दो चीज़ें और पढ़ाई हैं, मतलब इसको मिला के 3 चीज़ें हैं। तो कौन सी थी? एक तो रक्तदान कैंपेन स्टार्ट करा गया था इनके बर्थडे पे। इसके अलावा नीबिया से 8 चीतास को लाया गया था, उसको भी री इंट्रोड्यूस करा गया था कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अब ये जो तीसरी चीज़ है वो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? कोई भी कम्युनिटी है ना, कोई भी चीज़ है, उसको मान लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी या कहीं से कहीं तक भी पूरे कंट्री में पहुंचाना है, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, आराम से पहुंच सके, कोई टूट फूट ना हो उसमें। कोई भी कम्युनिटी ऐसी है जो टूटने फूटने वाली है, तो उससे रिलेटेड है ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का गोल क्या है? प्राइमरी गोल क्या है? इनकरेज करना द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिटीज़। तो इसलिए कि फ्री फ्लो हो सके किसी भी कमोडिटीज़ का। इसके अलावा रेजिंग द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द सेक्टर थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में जो कॉम्पिटिटिव है किसी भी सेक्टर का उसको इंकरेज करना, यानी कि कंपटीशन लाना, जिससे चीज़ जो है वो सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटलाइजेशन एंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कुछ प्राइमरी एरियाज हैं जिन पे इन्फेसिस किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाएगा कि भाई डिजिटलाइज कर दीजिए। इसके अलावा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अलग अलग तरीके के जैसे रोड का, रेलवे का, वाटर का, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके हमें उस लॉजिस्टिक का जो फ्री फ्लो है उसको बढ़ाना है। ये हमारा मेन इन्फेसिस होगा।
National logistic policy is a comprehensive effort to address issues of high cost and inefficiency. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हाई कॉस्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का या फिर इनएफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि फ्री फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसी के लिए ये लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाया जा रहा है, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो सस्ती से सस्ती मिलेगी और जल्दी मिलेगी और अच्छी मिलेगी, है ना। इसी को टैकल करने के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में इनिशियली 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में भी इसके बारे में बताया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट होगा वो मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसमें नेक्स्ट क्या है, हु विन द ब्रोंज मेडल इन द मेंस ऑन द फाइनल डे ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई 2022 में, उसमें किन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इंडिया की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। ये 65 कैटेगरी में खेलते हैं रेसलिंग, और इससे पहले भी इन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। इससे पहले 2013 में इनके पास ब्रॉन्ज था, इसके अलावा 2019 में भी इनको ब्रॉन्ज मिला, यानी कि अगर ब्रॉन्ज मेडल के बारे में पूछा जाए तो 2013, 2019 और 2022 ये हो गए इनके ब्रॉन्ज। इसके अलावा 2018 में इनको सिल्वर मेडल मिला था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो ये इनके 4 मेडल हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अभी तक के। तो इनमें से ज़रूरी नहीं है कि इस बार का पूछा जाए, हो सकता है कोई स्टैटिक बना के पिछला पूछ लें। तो ये 3 जो है 2022, 13 और 19 ये हम इनके ब्रॉन्ज मेडल थे, 2018 में इनका सिल्वर मेडल था। तो हमारे नेक्स्ट क्या है, हु हैज क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। किन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में, तो ये जीता है देवेंद्र झरिया ने। कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ये जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स हो रही है कहाँ पे हो रही है, ये मोरक्को में हो रही है। इस बार का इनका टारगेट रहा 60.97 मीटर। इसके अलावा ये जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है ये सिर्फ एक कैटेगरी में तो नहीं हो रही है, एथलेटिक है, यानी कि बहुत सारे एथलेटिक गेम्स की कैटेगरी हो रही है। तो इसके अंदर और भी हमारे मेडल्स आए हैं, जैसे कि निशात कुमार जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस T47 हाई जंप में। यानी के अलावा एक और जेवलिन थ्रोअर हैं जिनका नाम क्या है, अजीत सिंह, इन्होंने भी हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 हमारे जेवलिन थ्रो में हमारे इस बार जो ग्रैंड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में हमारे 2 मेडल हैं, एक अजीत और एक देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी का है सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल है अजीत सिंह जी का। अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो ज़रूर आने वाली है किसी ना किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस स्टार्ट होने वाली है 2023 में। कहाँ से, वाराणसी यूपी से स्टार्ट होगी। कहाँ तक जाने वाली है, तो ये जाने वाली है बॉगबिल आसाम तक, और ये रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र पे चलेगी क्रूज, और ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को फॉलो करने वाली है, ठीक है, और ये गति शक्ति का ही एक पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए पीएम केयर फंड के लिए 3 ट्रस्टीज। उनके नाम क्या हैं, तो सबसे पहले है रतन टाटा, टाटा एंड सन्स के चेयरमैन। इसके अलावा केती थॉमस जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा क्रिया मुंडा जो कि फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को इस ट्रस्ट में अभी शामिल किया जाएगा। अब ये शामिल किन के द्वारा किए जाते हैं, तो ये अप्रूव करे जाते हैं एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। अब ये एडवाइजरी बोर्ड में भी 3 मेंबर हैं, कौन कौन है, राजीव महेश्वरी, सुधा मूर्ति और आनंद शाह। आनंद शाह कौन है, सीईओ ऑफ परिमल ग्रुप। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इनका काम क्या है, इनका काम है टू प्रोवाइड वाइडर पर्सपेक्टिव ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पीएम केयर फंड, किस तरीके से काम करे, कौन कौन इसके ट्रस्टीज रहेंगे, इस सब का काम ये लोग करते हैं एडवाइजरी बोर्ड वाले। Your next question is who became the oldest Indian to cross the North Channel? कौन बने हमारे ओल्डेस्ट इंडियन जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया, यह है एल्विस अली हजारिका। और ये ओल्डेस्ट के साथ साथ पहले नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन भी हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ में पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये क्रॉस किया नॉर्थ चैनल। ये नॉर्थ चैनल का है, ये नॉर्थ चैनल है ना। तो यहाँ पे हमारी यूके की आयरलैंड वाला एरिया आता है, ये स्कॉटलैंड वाला, इसके बीच में जो है ये नॉर्थ चैनल है, इसको क्रॉस किया है इन्होंने। और ये पहले असमीज़ है, फर्स्ट नॉर्थ इंडियन है और ओल्डेस्ट इंडियन है। Your next question is which Indian along with 3 other awarded the 2022 Global Goal Award by Bill and Melinda Gates Foundation। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, which Indian along with 3 other awarded the 2022 Goalkeepers ग्लोबल गोल अवार्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोल कीपर्स अवार्ड मिला है 2022 के लिए। 4 लोगों को मिला है जिसमें एक इंडियन है, बाकी ये 3 लोग और हैं। अब ये गोल कीपर्स क्या होते हैं, ये जो हमारे SDG वाले गोल्स हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको जो लोग प्रमोट करते हैं और जिन पे अच्छे से काम करते हैं उन लोगों को ये अवार्ड मिलते हैं। तो इंडिया की तरफ से किसको मिला है, डॉक्टर राधिका बत्रा को, ठीक है। तो इंडिया से डॉक्टर राधिका बत्रा हैं, अफगानिस्तान से झारा जोआ हैं, इसके अलावा वनीस
एलिसा नखाटे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लाइमेट एक्टिविस्ट युगांडा की, उनको यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनाया था, उनको भी मिला है ये अवार्ड। और उसके अलावा एक जर्मनी के पर्सन है जिनको अवार्ड मिला है। अब ये डॉक्टर राधिका बत्रा, ये किसकी को फाउंडर हैं? तो ये को फाउंडर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एवरी इन्फेरेंट मैटर से, यानी कि हर जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मैटर करता है, इसीलिए ये एसडीजी जो हमारा है उसको प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज गोइंग टू कम अप इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में खुलने वाला है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? तो ये खुलने वाला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो पार्क बे है ना, उसमें ये फिश मिलती है, ये वाली, ठीक है, डुगोंग। तो ये जो है लार्जेस्ट हार्बीवोरस मेरीन मैमल है जिसको कंजर्व करने के बारे में बात हो रही है। और ये जो है ये शेड्यूल 1 लिस्ट में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, इसलिए इसको कंजर्व करने के लिए कंजर्वेटरी खोली जा रही है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चाइनीज साइंटिस्ट क्रिएटेड वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ नेम्ड। तो पहला वुल्फ जो वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ है उसको क्लोन कर दिया गया है उस चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा। उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया माया। तो ये है वो माया जिसको क्लोन के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे क्लोनिंग क्या होती है? तो क्लोनिंग होती है सीधी सीधी कॉपी करना, यानी कि जैसे डायनासोर्स का हमें डीएनए मिल जाए तो हम लोग दोबारा से डायनासोर्स को क्लोन कर लें, तो इस तरीके से होता है क्लोनिंग। यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या फिर जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं, अगर उनके डीएनए मिल जाते हैं ना तो हम लोग उनको दोबारा से क्लोन कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन का क्लोनिंग जो है वो बैन है सब जगह पे, तो ये आपको याद रखना है। अब ये आर्कटिक वुल्फ कहाँ पे रहते हैं? तो ये इनको वाइट वुल्फ, पोलर वुल्फ भी कहा जाता है, और ये जो कनाडा क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड पे पाए जाते हैं, और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इसीलिए इनको क्लोन करा गया है। और इस वुल्फ का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया माया, जिसका मतलब होता है गुड हेल्थ। और इसी के साथ पूरे होते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर कार्ड्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द स्टूडियस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल द स्टूडियस, क्योंकि इस पर कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर नॉलेजेबल वीडियोस। ओके, बाय।